खबरों में लगातार आता है कि हर साल दिवाली पर सूरत से जो खबर आती है, जो राष्ट्रीय स्तर पर छाती है, वो ये है कि किसी सूरत के हीरा कारोबारी ने अपने तमाम कर्मचारियों को उत्तराखंड जो है, अपने 1000 कर्मचारियों को उत्तराखंड लेके गए। या खबर आती है अपने तमाम कर्मचारियों को उन्होंने फ्लैट दे दिए, खबर आती है कि तमाम कर्मचारियों को गाड़ियां दे दी। तो इस तरह की तमाम खबरें जो है राष्ट्रीय स्तर पर आती हैं और देश में यह मैसेज जरूर जाता है कि सूरत में जो हीरा कारोबार हो या फिर जो यहां पर गारमेंट इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं जो है वो बढ़ रही है। जिन दिनों कोरोना था उन दिनों भी सूरत काफी सुर्खियों में रहा था, इसलिए क्योंकि यहां पर बड़ी तादाद में जो लोग हैं, कामकाजी लोग उत्तर भारत से आते हैं, देश के अन्य हिस्सों से आते हैं। और जब कोरोना था, लॉकडाउन था, तो किस तरह से श्रमिक एक्सप्रेस जो यहां से जाती थी वो भर भर के यहां से जितने कारोबारी थे, जितने जो कर्मचारी थे इन इंडस्ट्री में काम करने वाले, वो अपने घर को जा रहे थे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये तमाम खबरों के बीच सूरत कहीं ना कहीं जो है चर्चा में इसलिए भी रहता है क्योंकि वो बीजेपी का एक बड़ा गढ़ बना हुआ है। बीते अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो 16 में से 15 सीटें यहां बीजेपी ने जीती थी, एक तरह से क्लीन स्वीप की थी। लेकिन इस वक्त साल 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति है, इसी पर हम चर्चा करेंगे इस पैनल में। और हमारे साथ जो मेहमान इस चर्चा में मौजूद रहेंगे, आइए एक एक करके परिचय करवा दूं। हमारे साथ पूर्णेश मोदी जी हैं, जोरदार तालियां बजा के स्वागत कीजिए पूर्णेश मोदी जी का। कैबिनेट मिनिस्टर हैं यहां पर गुजरात के, और ट्रांसपोर्ट, सिविल एविएशन, टूरिज्म और पिलग्रिमेज जैसे महत्वपूर्ण जो मंत्रालय हैं उनको संभालते हैं पूर्णेश मोदी जी। संजय पटवा जी हैं, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के प्रवक्ता, जोरदार तालियों के साथ संजय पटवा जी का भी स्वागत। मेरे साथ इस पैनल में दिनेश नवाडिया जी हैं। दिनेश नवाडिया जी चेयरमैन हैं इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट के, इनका भी जोरदार तालियां बजाकर स्वागत किया जाए। और नरेश वारिया जी मेरे साथ हैं, इनका भी स्वागत कीजिए। नरेश वारिया जी यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। मैं शुरुआत करता हूं पूर्णेश मोदी जी आपके साथ। क्या लगता है इस बार, पिछली बार तो बड़ा क्लीन स्वीप किया था, लेकिन पिछली बार तस्वीर बड़ी धुंधली थी यहाँ पर, जो यहाँ पर जीएसटी का मामला था और भी तमाम लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे। उस सबके बीच लोगों ने सोचा नहीं था कि 16 में से 15 सीटें बीजेपी को आ जाएंगी। इस बार चुनावी माहौल आपको कैसा लग रहा है और इस बार क्या आपको लग रहा है, क्या सिचुएशन रहेगी? इस बार चुनावी प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी 16 में से 16 जीतने वाली है। उस समय की तस्वीर के सामने इस समय तो कुछ ऐसी तस्वीरें है नहीं। अगर यदि कोई तस्वीर आप लोग बना रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी पे कुछ नहीं। हम लोग क्या बनाएंगे, तो जो दिखेगा हम वो दिखाएंगे। आप ये कह रहे हैं कई बार ऐसा हम बोल रहे थे ग्राउंड रियलिटी पे कुछ नहीं है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे भारतीय जनता पार्टी हर एक बूथ पे जीतने वाली है। विधानसभा की बात छोड़िए। लेकिन पूर्णेश जी, कई बार ऐसा होता है कि बाहर से जो नहीं दिख रहा होता अंदर खाने, क्योंकि कई बार ये, क्योंकि हमारा ये जो मैं ग्राउंड लेवल अंदर की हकीकत आपको बता रहा हूं। ठीक है, नहीं मैं फिर भी एक सवाल जरूर आपसे पूछूंगा, क्योंकि हीरा कपड़ा और हमारा जो ये जो टाइटल है इस जो चंग का, वो यही है कि हीरा कपड़ा और रोजगार क्या बनेंगे जीत का आधार। तो यहाँ पर हीरा इंडस्ट्री, कपड़ा इंडस्ट्री है और यहाँ पर बहुत लोगों को रोजगार देती है, लेकिन अंदर खाने जो हैं इन इंडस्ट्रीज की बहुत शिकायत भी है और कहीं वो तो पार्टी की जो उम्मीद है उनको डैमेज नहीं करेगा, ये सवाल कई बार आता है। नहीं, हीरा, कपड़ और रोजगारी की अगर बात करें तो पूरा भारतवर्ष में यहाँ सबसे अधिक रोजगारी तो ये सूरत दे रहा है, गुजरात दे रहा है। अगर आप तुलना करो दूसरा स्टेट की, सभी लोग गुजरात आना चाहते हैं क्योंकि गुजरात में शांति है, सलामती है, लॉ एंड ऑर्डर है और यहाँ बिजनेस बहुत बड़े पैमाने में किया जा सकता है, इसीलिए लोग गुजरात आ रहे हैं। दूसरी बात, आप बिजनेस की बात करते हैं, लेकिन बिजनेस के अंदर जो आदमी है, इंसान बैठा है, वो इंसान को हर एक तरह की सुविधा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आवास दे रही है, सिलेंडर दे रही है, शौचालय दे रहे हैं, हर एक को बिजली दे रहे हैं। जो प्राथमिक सुविधा है जो 1947 में देने की थी, प्रथम 3 दशक में दे देने की थी, यानी 1977 तक दे देने की थी, वो नहीं दे पाए। आज दे रहे हैं हम लोग। तो करोड़ों करोड़ों आज़ादी के अमृत काल में 75वें वर्ष में हमने करोड़ों करोड़ों लोगों को आवास दिए, गैस सिलेंडर दिए, हमने करोड़ों करोड़ों शौचालय बनाए, करोड़ों लोगों के घर बिजली पहुंचाई, करोड़ों लोगों को हमने रास्ता सड़क पक्के बना के दिया। तो प्राथमिक सुविधा तो इतने साल के बाद हमने अभी किया।
जब 2014 से लेके 8 साल में हम लोग काम पूर्ण करता है, लक्ष्यांक के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो अंदर जो बैठे हैं वो इंसान है, वो इंसान को अगर साधन सगवड़ सहूलत देने का काम तो भाजपा कर रही है। ओके, आप कह रहे हैं कि साधन जो यहाँ के लोगों को की जिंदगी बदलने का काम जो है वो आपने, ये आपका दावा है। संजय पटवा जी, अगर ये दावा वास्तव में सही है तो फिर तो आपके लिए मुश्किल है। पिछली बार भी आप लोग एक सीट पे सिमट गए थे, इस बार तो फिर सुपड़ा साफ होता अगर वास्तव में तस्वीर ऐसी बदली है यहाँ। तो इसमें दो बातें, राजनीति का जो चरित्र होता है, जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होने वाला है वो दिखता नहीं है। इस बार जनता दिखा नहीं रही है। अगली बार जो सिनेरियो दिखता था बाहर से कि भाजपा साफ हो जाएगी, लेकिन वो अलग था। आज लोग बोलते नहीं हैं और लोग साइलेंटली इस बार मतदान करके भारतीय जनता पार्टी को घर वापस करेंगी, क्योंकि लोग महंगाई से परेशान हैं, लोग हर समस्या से परेशान हैं, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ गई है। भाई साहब बोल रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, गुजरात में हर 1000 आदमी में 400 आदमी को नौकरी नहीं मिल रही है। अपने मध्यम वर्ग और लोअर मिडिल क्लास के लोग जब उसके बच्चे को पढ़ा के इंजीनियरिंग या पोस्ट ग्रेजुएट कराते हैं, ना सरकारी नौकरी है, न अर्ध सरकारी नौकरी है, न प्राइवेट जॉब है, और जो एग्ज़ाम देने जाता है टैलेंटेड लड़का और वो एग्ज़ाम का पेपर लीक करके पूरा भ्रष्टाचार का पूरा व्याप उन्होंने बना दिया है। आप समझिए कितनी बार पेपर लीक हुआ, मीडिया ने बताया है, मैंने नहीं बोल रहा हूँ, ये आंकड़े के साथ है। तो ऐसे ही वहीवट के कारण और ऐसे युवाओं को जो लाइफ के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि गुजरात की जनता इस बार पूरी तैयारी से सबक सिखाने के लिए तैयार है। पटवा जी, जब आप बेरोजगारी की बात करते हैं तो बेरोजगारी मतलब जाहिर सी बात है, चुनाव यहाँ का है तो यहीं की बात होगी, लेकिन अगर राजस्थान जैसा, मैं ठीक है, मैं मेरा सवाल वही है, मैं तो यही कह रहा हूँ कि क्योंकि बेरोजगारी की बात करते हैं तो जो आंकड़ा जो बताता है वो ये बताता है कि यहाँ पे जितने लोग भी अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं रोजगार कार्यालय में, उनमें से 80% लोगों को रोजगार मिल रहा है, जबकि राजस्थान बगल में जो है आपका स्टेट जो है, आपकी शासित राज्य है, वहां तो बेरोजगारी की स्थिति बहुत खराब बताई जाती है। तो ऐसे में आप जब आरोप लगाते हैं, लोग कितना यकीन करेंगे आपकी बात? मैं जो इंडस्ट्रीज, जो जीआईडीसी गुजरात में बनी है, किसके शासन में बनी? आज एक भी भारतीय जनता पार्टी के 27 साल में एक भी नई जीआईडीसी का डेवलपमेंट हुआ हो तो मुझे बताइए। आज जैसा होता है भैया कि बच्चा जन्म लेता है ना, तुरंत भागते नहीं हो जाता है, उसको बड़ा होने में, उसको ट्रेनिंग देने में, और बड़ा होके फिर फल देता है। ये पौधा आपने दिया, ये पौधा ऐसा ही है, अभी उसको पानी डालेंगे, सींचेंगे, तब बड़ा होके फल देगा। तो कांग्रेस पार्टी ने जो किया वो आज लोग फल खा रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं किया। 27 साल में उन्होंने ही गुजरात बनाया। गांधी और गुजरात सरदार ने गुजरात नहीं बनाया, गुजरातियों ने गुजरात नहीं बनाया, वही भाजपा वाले 27 साल में आ गए और गुजरात बन गया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक भी 27 साल में, आपने बोला ये यूनिवर्सिटी शानदार है, ये किसने बनाई? पूरे गुजरात में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, आईआईएम, आईआईटी, वो कांग्रेस पार्टी की देन है। तो कैसे रातों रात खड़ा हो जाता है कोई इंफ्रास्ट्रक्चर? पुरनेश जी रिस्पॉन्ड कीजिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ये जिस वीर नर्मद यूनिवर्सिटी में हम बैठे हैं, अरे भाई हमने तो 57 यूनिवर्सिटी बनाई, उनके जमाने में तो 4 यूनिवर्सिटी थी। तुलना तो कीजिए। 27 साल का शासन में वो लोग बेरोजगारी की बात करते हैं, आपका स्टेट का तो देखो, यहाँ तो सरकारी आंकड़ा बोल रहा है 80% पूरे भारतवर्ष में अधिक से अधिक अगर रोजगारी दिया है तो नंबर 1 क्रम पे गुजरात है, जिन्होंने रोजगारी दिया है। पूरा देश ये आना चाहते हैं भाई साहब, ये कोई गप्पेबाजी नहीं है, ये लघु भारत है। हिंदुस्तान का कोई प्रांत यहाँ बाकी नहीं है आने में। हर एक लोग यहाँ आते हैं, बिजनेस करते हैं, जीडीपी बढ़ाते हैं, तो वेलकम है। ये गुजरात है, हम लोग ने ऐसा कभी नहीं बोला कि आप मत आइए, हम तो वेलकम करते कि आओ। पर वो दूसरा ये जो आंकड़ा है वो सरकारी आंकड़ा है, उसमें तो नंबर 1 है, लेकिन जो आंकड़ा सरकारी नहीं है
संगठित क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है, वो श्रमिक है, वो होटल इंडस्ट्री है, वो मास ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है, वो कभी आंकड़ा नहीं बताएंगे। हमने यहाँ जो हमारे असंगठित कामगार क्षेत्र है श्रमिक, तो जब हम महानगर पालिका का टेंडर निकालते हैं रास्ते का, जब गुजरात सरकार हम मार्ग मकान का टेंडर निकलता है, जब भारत सरकार रेलवे और एयरपोर्ट बनाती है, साहब उसकी रोजगारी तो देखो। उसकी मैं ओपन चैलेंज देता हूं कि हिंदुस्तान में इसकी बात कोई नहीं कर रहा है, मैं कर रहा हूं। असंगठित कामगार क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगारी मिल रही है, वो भाजपा के शासन में विकास के नाम पे मिल रही है। लेकिन वो ये कह रहे हैं, पटवा जी ये कह रहे हैं कि अगर एक सड़क हाँ, ये बनाने वाली है तो टेंडर आएगा, कॉन्ट्रैक्टर आएगा, कामदार आएगा, कर्मचारी आएगा, रोजगारी मिलेगी। अरे साहब वो गिनो, वो सिर्फ सरकारी आंकड़े बोला है कि जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जो लोग आते हैं उनको देने का काम, उनमें तो 80% पूरे भारतवर्ष में गुजरात पर वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने एक पौधा लगाया था, उसको सींचा, अब वो पेड़ बन गया तो उसके फ्रूट्स जो आप खा रहे हैं। नहीं, पौधा एक लगाया, हमने तो हजारों पौधा लगाया हर एक क्षेत्र में। उनकी तो बात कीजिए। आपका पौधा है, उनको सिंचन देने का काम किसने किया? यह दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी थी, उसको वीर नर्मद देने का काम नाम बदलने और वीर नर्मद के जैसा काम वो कह रहे हैं नाम बदल देते। अरे भाई नाम में ही दम है, यस नाम में दम है। नाम में वीर नर्मद से जुड़ा तब के इसकी काया पलट हुई है। और हर एक को पूछो सूरत में, जब तक दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी थी तब तक यहाँ ना तो कोई उनके शासन में बस आती थी, मुझे बराबर याद है पीपलोद में बस खड़ी कर देते थे, यहाँ तक हम पैदल आते थे उस समय कांग्रेस के शासन में। नहीं, आपने एक दिलचस्प इशू उठाया, वीर नर्मद यूनिवर्सिटी कह रहे हैं कि जब यहाँ का नाम वीर नर्मद रखा तो ये गुजराती प्राइड है ना पटवा जी, वीर नर्मद यूनिवर्सिटी, इसमें नाम बदलने का आपको तकलीफ क्यों होनी चाहिए? नाम बदलने से हमें कोई तकलीफ नहीं भाई साहब, मैं तो बोलता हूँ कि हर चीज के नाम बदल दीजिए, कोई उसके तकलीफ नहीं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला आप लोग भी तो बदलते थे। दिल्ली में आपने कनॉट प्लेस को इंदिरा गांधी चौक कर दिया, राजीव गांधी चौक कर दिया, तो वीर नर्मद चौक इन्होंने रखा यूनिवर्सिटी का। सूरत की अस्मिता के साथ जुड़ा हुआ नाम है। मैं मानता हूँ, चलो नाम मैंने बोला नाम बदलने से, लेकिन उन्होंने कहा नाम बदलने से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या एजुकेशनल फर्क नहीं पड़ता है। जैसे सरदार साहब का नाम वो लोग यूज करते हैं, सरदार स्टेडियम का नाम बदल के मोदी स्टेडियम कर दिया और फिर बात सरदार की करते हैं। उनका जो प्रोपोगंडा के जो स्टाइल है वो अलग तरीके से उनको जो पसंद आए। कभी भी सरदार साहब का नाम नहीं बदला, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, ये बार-बार चुनाव में, क्योंकि गुजरात का मामला है तो बार-बार सरदार पटेल की बात आती है, कांग्रेस बार-बार यही आरोप लगा रही है। मैं इस पर रिस्पॉन्ड कर रहा हूं, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। हमें तो गर्व है कि सरदार साहब कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वही कांग्रेस का मैं कार्यकर्ता हूं, मुझे गर्व है, लेकिन उनका काम एक ही है। मैं वही बोलता हूं कि नाम बदलने से। पर गर्व आप करते हैं, मूर्तियां बनाने का काम इनको करना पड़ता है सरदार साहब। तो अच्छा है ना, आप गर्व करके बनाते नहीं है। हमारा नेता और राष्ट्रीय संत मैं मानता हूं सरदार साहब को, उसकी प्रतिमा बनाते, वही काम है। भारत रत्न क्यों नहीं दिया सरदार साहब को आपने? मैं वही काम, आपकी सरकार ने भारत रत्न क्यों नहीं दिया सरदार साहब को? अगर इतना प्राइड आप करते थे, इंदिरा जी ने अपने प्रधानमंत्री रहते ले लिया, जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने प्रधानमंत्री, सरदार साहब को इतने सालों बाद, वो भी जो है किसी और सरकार, विपक्ष की सरकार आई, तब उन्होंने भारत रत्न दिया। आपको सरदार साहब भारत रत्न नहीं लगे क्या? नहीं, वो भारत रत्न नहीं, भारत रत्न उससे छोटा है सरदार साहब के नाम से। सरदार साहब इतनी ऊंची हाइट है, आज महात्मा गांधी और सरदार की बात मत करिए, वो भारत रत्न कुछ नहीं है उनके सामने भाई साहब। उनका नाम ही पूरा रत्न है। आज देश के जो रत्न है वही है भारत में सरदार और गांधी है, उसके नाम से ही देश पूजा जाता है। तो वो बात छोड़िए, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप बात इंफ्रास्ट्रक्चर की, आप नाम बदलने की बात करेंगे, उनके ही जो मिनिस्टर आते हैं जो ध्रुवीकरण की राजनीति करना, मैं बोलता हूं कि आज लोग परेशान हैं। कौन ध्रुवीकरण की? आपने इंपॉर्टेंट, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि गुजरात में आरोप लगते हैं बार बार, तो इस बार कौन ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहा है? उनके आसाम के सीएम आए, क्या बोले आज? आप बताइए क्या बोले? नहीं बोले, आप देख लीजिए, आपको पता होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि भारत और गुजरात, मैं बोलता हूं अच्छी शिक्षा चाहता है, रोजगारी लोग युवा चाहते हैं, असंगठित संगठित कामदारों की सुविधा चाहते हैं। आज सभी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम हो गई, क्यों भाई?
मैं इंट्रुक से जुड़ा हूं, मुझे पता है लेबर की हालत क्या है। तो आज असंगठित कामदार, उसको पीएफ मिलेगा क्या, ईएसआई मिलेगा क्या? उसको कोई नहीं, कॉन्ट्रैक्ट जैसे काम नहीं पसंद है, निकाल दिया लात मार के। ओके। तो आज जो परिस्थिति का निर्माण है प्राइवेटाइजेशन का, सरकारी नौकरियां इतनी खाली पड़ी है, वो क्यों नहीं भरते? ठीक है, मैं उस पर आऊं, लेकिन पहले मुझे दिनेश जी के पास भी जाना है, नरेश जी के पास भी, लेकिन उससे पहले पुर्णेश जी जल्दी से कमेंट कर दीजिए, क्योंकि ये बार बार आरोप सरदार पटेल को लेकर कि आपने स्टेडियम का नाम आपने बदल दिया, उदाहरण तौर पर वीर नर्मद यूनिवर्सिटी है, वहाँ छोटा सा एक ऑडिटोरियम बना है, अगर उसका नाम यदि कुछ रख दिया तो वीर नर्मद यूनिवर्सिटी नाम मिट नहीं गया है। उसी तरह वहाँ जो बड़ा स्टेडियम है वो नाम सरदार साहब का ही है, वहाँ एक छोटा सा पेवेलियन है, उनका नाम मोदी जी के साथ जुड़ा तो इनको दिक्कतें आ गई, तकलीफें आ गई। जहाँ जहाँ भारतवर्ष में मोदी जी का नाम जुड़ता है तो उनको दिक्कतें आ जाती है, क्या मालूम क्या जुनून हो जाता है। चलिए ठीक है, लेकिन ध्रुवीकरण का भी आरोप लगा, मैं उस पर भी आऊँ। पर दिनेश नवाडिया जी, कुल मिलाकर यहाँ पर जो डायमंड इंडस्ट्री है वो फ्लरिश तो कर रही है। अभी तो पिछले दिनों खबर आ रही थी कि मुंबई में जो डायमंड इंडस्ट्री है उसके साथ जो है मुकाबला चल रहा है, और अब खबर ये आ रही है कि मुंबई की डायमंड इंडस्ट्री को सूरत की डायमंड इंडस्ट्री ने पीछे छोड़ दिया और वो नंबर 1 पर बनी हुई है। पर बहुत सारी डिमांड्स भी हैं डायमंड इंडस्ट्री की। आपको लगता है सरकार की तरफ से जो आप लोगों को मदद चाहिए इसको, ताकि और फ्लरिश करे, इसकी चमक और दुनिया भर में फैले, वो आप लोगों को लगता है कि वो सरकार चीजें कर रही है क्या? सबसे पहले तो भारत सरकार और केंद्र स्टेट सरकार ने जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छे स्टेप लिए हैं। आप जो बात कर रहे हैं कि बॉम्बे का पूरा बिजनेस सूरत के अंदर आ जाएगा, लेकिन बिजनेस कहीं भी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है वहाँ लोग जाते हैं। सूरत के अंदर विश्व का सबसे बड़ा ट्रेडिंग हब जो कोऑपरेटिव बेस से बना हुआ है, 66 लाख स्क्वायर फुट का कंस्ट्रक्शन के साथ, पेंटागोना से बड़ा, मतलब विश्व से सबसे बड़ा ट्रेडिंग हब है, और 4500 से ऊपर से ऑफिसेज है। और जब ये स्टार्ट हो जाएगा शायद 2 लाख करोड़ का बिजनेस यहाँ स्टार्ट हो जाएगा, और कम से कम 65 से 1 लाख नई जॉब क्रिएट होगी। अच्छा, इसमें गुजरात सरकार का बहुत ऐसा सपोर्ट रहा है। इंडस्ट्री ने मुफ्त में जगह नहीं लिए, गुजरात सरकार के पास पैसा दे के लिए, लेकिन जो टाइटन क्लियर्स बाकी के जो प्रोसेस, इसमें गुजरात सरकार का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। ये जो विज़न है, जो ये अपने भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब गुजरात के सीएम थे तब से उसका एक विज़न था। गुजरात के माध्यम से वाइब्रेंट का जो 2 साल के अंदर एक प्रोग्राम होता था, वाइब्रेंट गुजरात, उसके एक भाग रूप यहाँ जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर से जुड़े हुए स्पार्कल का एग्जीबिशन का आयोजन होता था। ये स्पार्कल के हर इनोग्रेशन के अंदर प्रधानमंत्री यहाँ पे आते, जब सीएम थे तब वो इनोग्रेशन के अंदर हर बात रखते थे कि भाई आपने बहुत सालों से कट एंड पॉलिश का काम किया है, लेबर का काम किया है, आप अभी वैल्यू एडिशन में जाना चाहिए। ये बात सबके ध्यान में भी थी, और ख़ास करके बात सबसे बड़ी बात ये है कि गुजरात सरकार और भारत सरकार ने, गुजरात सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 25 करोड़ रुपए की सब्सिडी, 20 लोग एकत्रित होके कोई एक इंडस्ट्री बिल्डअप करना चाहते हैं तो इसमें 20% जो 20 लोगों को निकालना होता है और 80% स्टेट गवर्नमेंट देती है, मतलब 25 करोड़ की सब्सिडी जी। तो ये बहुत बड़ी बात है। 20 लोग छोटे छोटे उद्योगकार एकत्रित होकर बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट की एमएसएमई के 20 करोड़ की सब्सिडी की स्कीम है। तो ऐसी स्कीम के आधार पे जो अभी जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के साथ जुड़े हुए लोग हैं, सूरत के अंदर आज की तारीख में 350 छोटे मोटे ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग है। पर बड़ी बात ये कि ये जो बता रहे हैं यहाँ पर जो एक आंकड़ा, मोटा आंकड़ा, वो ये कहता है कि गुजरात में करीब करीब 15-16 लाख जो है हीरा कारोबार में जो लोग जुटे, जिसमें 7 से 8 लाख अकेले सूरत शहर में। पर इनकी अपनी दिक्कत है, श्रम कानून यहाँ लागू नहीं होते, बाकी सब चीजें भी हैं, उनका फैक्टर है। एक टैक्स यहाँ पर जो नगर निगम लगाती है वो भी चाहते हैं कि वो वे ऑफ होए। ये तो इस तरह की कई चीजें जो
मुझे लगता है डायमंड इंडस्ट्री, आप जो बात कर रहे हैं वो इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, लेकिन जो यहाँ कारीगर हैं, क्या आपको लगता है उनके लिए भी पर्याप्त चीजें हो पा रही हैं? आपकी बात सही है, मैं आपकी बात के साथ सहमत हूँ। जो प्रोफेशनल टैक्स है, जो ये प्रोफेशनल टैक्स के लिए हम शायद 12 साल से यहाँ बातचीत गवर्नमेंट के साथ करें, लेकिन जब भूपेंद्र भाई पटेल जी जब गुजरात के सीएम बने तब उनने 15,000 के नीचे के जो लोग काम कर रहे हैं उसके पे प्रोफेशनल टैक्स नाबूद कर दिया है। ये डिमांड थी और अभी और डिमांड है कि बाकी के वर्कर के लिए भी जो लिमिट है वो लिमिट बढ़ा दीजिए। वर्कर के पास वो टेक्सटाइल के वर्कर हो या डायमंड के कोई भी वर्कर हो, उसके पास ये प्रोफेशनल टैक्स नहीं लेना चाहिए। और दूसरी डिमांड ये है कि जो इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए वर्कर्स हैं, आज किसी भी सरकार को 5,000 रोजगारी क्रिएट करने के लिए कम से कम 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आज यही एक इंडस्ट्री है टेक्सटाइल और डायमंड इंडस्ट्री कि सरकार का कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो भी आज कम से कम टेक्सटाइल का 12 लाख 8 लाख, ये डायमंड इंडस्ट्री का आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 20 लाख लोगों को रोजगारी ये इंडस्ट्री ये बड़ी बात दे रही है। लेकिन उसके लिए जो अभी सूरत शहर जिस तरह से डेवलप हो रहा है, तो यहाँ आवास की कीमतें बढ़ रही है, तो इसके लिए वर्कर को आवास लेना, यहाँ रेंट पे लेना बहुत दिक्कत आ रही है। वो सब चीजें हैं, उन्हीं इशू पर मैं आ रहा हूँ। नरेश जी, मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि ये तमाम जो इश्यूज हैं, क्योंकि ये इस अगर सूरत की बात करें तो जो एक मोटा अनुमान है, राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि 6 से 7 विधानसभा सीटें ऐसे हैं जहां ये जो वर्कर्स हैं इस इंडस्ट्री के, वो जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। उनमें उत्तर भारत के भी लोग हैं। क्या आपको लगता है वो लोग, कोरोना का उन्होंने दौर देखा था, उसके बाद अब दोबारा देख रहे हैं, क्या वो लोग, उनको लगता है कि उनकी जो डिमांड्स हैं सरकार ने, जैसे 15,000 के उन्होंने बताए प्रोफेशनल टैक्स, उसको, ये सब चीजें हैं, क्या चुनाव पर असर डालेंगी? पहले तो मैं बात करूं गुजरात की, मैं हीरा जवेरात, रोजगार और कैसे इससे बनेगी सरकार, तो सूरत के जहन में बिजनेस है, व्यवसाय है, उद्योग है। 84 यानी 84 जो पोर्ट्स के थे, यहाँ से व्यापार होता था। अंग्रेज भी यहाँ इसलिए आए। सूरत में हीरा उद्योग ने सौराष्ट्र दिया, यानी हीरा उद्योग से सौराष्ट्र यहाँ बसा। टेक्सटाइल उद्योग से पूरा हिंदुस्तान, भारत यहाँ बसा। तो दोनों उद्योग से सूरत की जो आर्थिक मजबूती थी, जो डेवलपमेंट था, वो बहुत हो रहा है। जो बेरोजगार की बात करते हैं तो शिक्षित बेरोजगार अलग मुद्दा है, और रोजगार की बात करें तो यहाँ गुजरात में, सूरत में सबसे ज़्यादा रोजगार मिल जाता है, हो रहा है। हाँ, ये सच्चाई है जी, उसको हम, वास्तविकता है, उसको हम मना नहीं कर सकते। बीच में एक मुद्दा आया था, फिर मैं राजनीति की बात करूँगा। हाँ, वीर नर्मद यूनिवर्सिटी की बात करी पूर्णेश भाई ने, भाई पटवा जी ने, लेकिन ये जब जहाँ हम बैठे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, लेकिन 5 साल में यूनिवर्सिटी का जो रेटिंग है वो कम हुआ। अच्छा, 2017 में उसका रेटिंग A था, आज B++ है। तो शिक्षा, खाली इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उससे कुछ इतना ज़्यादा बदलाव कर दिया मैं नहीं मानता कि वो हो जाता है। साथ में उनको जो क्वालिटी एजुकेशन चाहिए वो भी बहुत मायने रखता है। और उसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? क्या 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 कारण आप देखते हैं कि जिसकी वजह से ये जो रेटिंग जो है वो यूनिवर्सिटी की गिरी, या फिर जो है शिक्षा के क्षेत्र में आपको लगता है गुजरात अगर अच्छा नहीं कर पा रहा तो? गुजरात नहीं, मैं सूरत की बात कर रहा हूँ, यही यूनिवर्सिटी की बात। पिछले 5 साल में जो बदलाव आया वही बात है। पहले ये थी, उनको क्वालिटी एजुकेशन में कहीं उनको कमाई कम है, उनकी थोड़ा, उनको क्या बोलते हैं, थोड़ी कमज़ोर हुई। अभी राजनीति की बात करता हूँ तो सूरत राजनीति का केंद्र है। उनकी सबसे बड़ी वजह तो वो सौराष्ट्र से भी कनेक्ट होता है और पूरा भारत से भी कनेक्ट होता है। यहाँ जो भी बदलाव होते हैं, यहाँ की असर सौराष्ट्र में भी दिखेगी, राजस्थान से भी लोग हैं तो राजस्थान की राजनीति से भी दिखेगी, और पूरे भारत में दिखती है। पिछली बार 2070 के चुनाव से जब पाटीदार एजिटेशन हुआ आरक्षण के लिए, तो उनका एक ऐसा अंदाजा था कि सूरत में बहुत बड़ी बदलाव आएगा, 2-5 सीटों का नुकसान होगा। लेकिन यही सूरत और यही साउथ गुजरात है जिसने बीजेपी की सत्ता बचाई। बिल्कुल, 35 में थे, 25 सीटें बीजेपी को दी, वो साउथ गुजरात ही था। सूरत में तो
तो 90 के बाद और 95 के बाद तो पूरा कॉरपोरेशन में भी बीजेपी के शासन है और उनका कांग्रेस की एक ही सीट नहीं आई। बीच में 2002 में एक पूर्व की सीट है, वहाँ कांग्रेस का विधायक जीता था। तो पाटीदार आंदोलन की वजह से पिछले बार जो अंदाज़ा लगाया था, लेकिन उस तरफ उसके बाद 19 का चुनाव आया, संसद में उनमें सभी सीटें गुजरात की बीजेपी को मिली। बीच में जब लास्ट ईयर कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ तो इसमें जो तीसरी पार्टी यहाँ मजबूत होने जा रही है, वो मेहनत कर रही है। उसी की वजह सूरत का वो स्थानिक इकाई का चुनाव था जो 27 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली और वहाँ अभी जोर लगा रहा है। लेकिन वो भी एक पोर्शन था सूरत का जो पाटीदार एजिटेशन हुआ था, जो जगह जो पाटीदार इलाका है वहीं से उनको सीटें मिली। उसी आंदोलन की वजह से कांग्रेस को 36 सीटें मिली थी 2015 में, लेकिन 2017 में कांग्रेस सफल नहीं हुई, 2019 में सफल नहीं हुई। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए यहाँ एक उनका प्रवेश द्वार खुल गया। अभी भी जो साउथ गुजरात में सबसे ज़्यादा या गुजरात में उनका केंद्रित है वो सूरत इसलिए क्योंकि जो उनका प्रदेश इकाई का प्रमुख अध्यक्ष गोपाल इतालिया वो यहाँ से कतारगांव विधानसभा से अपना चुनाव लड़ रहे हैं। साथ में पास से जुड़े अल्पेश कथीरिया जो कन्वीनर थे और राजद्रोह के केस में वो भी जेल जाके आए, उनके पर भी बहुत आरोप लगे। दूसरे धार्मिक नाम मालविया वो भी यहाँ से लड़े। तो पाटीदार इलाका है, पाटीदार एजिटेशन का वहाँ पे असर थी। और पिछले चुनाव जो नहीं, इस चुनाव में क्या सवाल, पिछले चुनाव तो हमने देख लिया। इस चुनाव में आपको लगता है कि चुनौती दे रही है सूरत में कांग्रेस या आम आदमी पार्टी बीजेपी को चुनौती देने की स्थिति में है, या एक बार फिर बीजेपी आपको यहाँ स्वीप करती दिखती है? क्योंकि बड़ा गढ़ बना हुआ है यहाँ पे, तो उस गढ़ को तोड़ नहीं पा रही है कांग्रेस। आम आदमी पार्टी नगर निगम चुनाव में बड़ा मैन टू मैन होता है, एक व्यक्ति का जो है जरूर असर पड़ता है, लेकिन जब विधानसभा चुनाव होते हैं, क्षेत्र बड़ा होता है, लोकसभा चुनाव, वहां तो हमने देखा है कि वहां पर इस तरह की चीजें जो है बीजेपी का जो संगठन की ताकत है उसमें डेंट लगाना वास्तव में मुश्किल हो रहा है इन पार्टियों के लिए। मुझे लगता है इस बार शायद सेंड मार दे नई पार्टी, खास करके जो मैंने अभी सीटें इसलिए मैं उस पर ही आ रहा था, जो पाटीदार इलाका है 2-3 सीट, वहाँ 5 सीट उनकी आती है, वहाँ सेंड मार सकती है। दूसरे इलाके में आम आदमी पार्टी मुझे यहाँ साउथ गुजरात में यानी 35 सीट में उसमें से एक डेडियापाड़ा की जो सीट है वहाँ दिखता है कि वो शायद सेंड मार दे। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी मजबूत दिखती है मुझे, और पिछले चुनाव में जो था उसकी इस बार भी मुझे लगता है कि उनकी सीटें बची। पटवा जी अरविंद केजरीवाल ने तो लिख कर दे दिया है कि पूरे गुजरात में आपकी 5 से ज़्यादा सीटें नहीं आएंगी। किसकी? अरविंद केजरीवाल ने लिख कर दिया है कि पूरे गुजरात में आम आदमी और कांग्रेस जो है वो 5 से कम सीटों में सिमट जाएगी। देखो, राजनीतिक प्रोपेगेंडा करना, और केजरीवाल जी अच्छी तरह जानते हैं कि मीडिया का हाईलाइट कैसे बने, तो आज भी मैं भी लिख के दे देता हूँ। ऐसा कभी होता नहीं है भाई साहब। कांग्रेस की वर्स्ट में वर्स्ट परिस्थिति में भी 40-42 सीट जो बेसिक वोट है परसेंटेज, वो आज भी है, कल भी था और आने वाले दिन में भी बढ़ेगा। तो वो कोई आके केजरीवाल दिल्ली से आके बोलेगा 5 सीट में लिख के और मीडिया में हाईलाइट बने, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको चिंता है क्योंकि ये एक वोटर जो है, देखिए गुजरात का अगर हम आंकड़ा निकालें तो बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी हमेशा लगभग 50% वोट लेती है, लोकसभा चुनाव में 60% वोट लेती है। अगर आप चाहते हैं कि इनको हराना तो आपको इनके वोट बैंक में सेंधमारी करनी पड़ेगी, अपना वोट बैंक बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं वो ये कहते हैं कि जो यहां पर वोटर है, जो बीजेपी के अगेंस्ट में वोटर है, वो अब आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कांग्रेस तो हरा नहीं पा रही। तो वो वोटर जो है खिसकेगा तो आप ही का नुकसान होगा, आप ही की वोट बैंक जो है सेंधमारी हो जाएगी। उसमें 2 बात है। जो आम आदमी पार्टी है वो सौराष्ट्र रीजन और यहाँ जो सौराष्ट्र का बेल्ट है वहाँ ही है। पूरे सूरत में जितनी 8 सीटें हैं वहाँ आप पार्टी नहीं है, आज भी नहीं है। उसका 3rd नंबर आएगा या डिपॉजिट भी जाएगी। जो वो जातीय समीकरण है उसके आधार पे वहाँ राजनीति है सौराष्ट्र में, और उसमें कहीं ना कहीं वो त्रिजंग होगा। और दूसरी बात है कि
कि सिटी एरिया में भाजपा वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई है, वो वास्तविकता है। और पूरे साउथ गुजरात में कहीं पे भी एक आदिवासी, उन्होंने बोला डेडियापाड़ा सीट, 1-2 सीट के सिवा कहीं पे भी नहीं है। उसमें भी इसके लिए कि कोई पर्सन अच्छा ज़्यादा पब्लिक मिल जाता है, कैंडिडेट ऐसा है इसकी वजह से वो उठ जाता है। बाकी ओवरऑल आप पार्टी की विचारधारा या आप पार्टी की वजह से वो उठेगी गुजरात में। मैं बोलता हूं कि केजरीवाल डबल फिगर क्रॉस नहीं करेगा, ये आप लिख लीजिए। ओके, चलिए, इन्होंने भी लिख के दे दिया कि केजरीवाल डबल फिगर पर नहीं पहुंचेगा। मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन जल्दी से एक पुण्य जी से मैं ले लेता हूं एक रिएक्शन, उसके बाद मैं ऑडियंस की तरफ आऊंगा। ऑडियंस अपने सवाल तैयार रखे। तो पुण्य जी, क्या मामला त्रिकोणीय है, और अगर त्रिकोणीय मामला है तो फिर कैसी होगी लड़ाई? मैं उदाहरण देना चाहूंगा। 1997 में राजपा बनी थी, एक ही चुनाव में सिमट गई, खत्म हो गया खेल। शंकर सिंह वाघेला ने बनाई जी। त्रिकोण जो आप बोलते हो, 3 पार्टी लड़ रही। दूसरा, 2015 के चुनाव में जो भी यहाँ भाजपा के सामने जो लोग चुने थे महानगर पालिका में, नगर सेवक कांग्रेस थी। 2021 का चुनाव महानगर पालिका में हुआ, कांग्रेस की जो सीट थी वो आप पार्टी, आम आदमी पार्टी। अब समझिए बराबर, डैमेज उन्हीं को कर रहे हैं। नंबर 1। दूसरा, 2015 में जो वराछा रोड में कांग्रेस आई थी, लेकिन 2017 में तो भाजपा आ गई वापस। ठीक। दूसरा, 2019 में लोकसभा में तो हम वहां तो लाखों मत से लीड से आ गए। तीसरा, 2021 में दक्षिण गुजरात में 35 सीट में से नगर पालिका, तालुका पंचायत, जिला पंचायत, महानगर पालिका, सबके सुपड़े साफ हो गए। तो आप देखिए अब क्या होने वाला है। भाजपा 35 में से इतनी सीट लाएगी कि पब्लिक सोच नहीं पाएगी। चलिए, बीजेपी के अपने दावे हैं। ऑडियंस की तरफ से सवाल आएगा, क्या लोग यहाँ सवाल पूछना? जी जी जी, हाँ, उन तक मंच। हाँ जी, आपके पास माइक आ रहा है, 1 मिनट। हाँ, अपना परिचय भी दीजिएगा और उसके बाद फिर आप सवाल पूछेगा। हाँ, दीजिए। हाँ जी। मेरा नाम विनोद विरड़िया है। मेरा प्रश्न संजय पटवा सर से है कि संजय जी, आप बोल रहे थे कि भारत रत्न छोटा है, जवाहरलाल नेहरू को आपने वो दे दिया अपने होते हुए ही, तो जवाहरलाल नेहरू छोटे साबित हुए आपकी दृष्टि से। तो क्या कारण था कि सारे के सारे वोट सरदार जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पड़े थे, तो उसको क्यों रोका गया? प्रधानमंत्री बनने से क्यों रोका गया? ये अन्याय सरदार जी को क्यों आपकी तरफ से हुआ? पटवा जी, उस समय जहां पॉलिटिकल कंपल्सन और देश की ज़रूरियात होती है, उस हिसाब से सभी ने जो वो निर्णय लिया होगा। ना मेरा जन्म था, ना आपका जन्म होगा, तो उस टाइम की बात आज मुझे नहीं पता है, लेकिन उस टाइम का जो कंपल्सन होगा उस हिसाब से देश हित में निर्णय लिया होगा। जो मेरा जन्म ही नहीं था, जो मैं साक्षी नहीं था वो चित्र का। नहीं, जन्म तो हमारा तो आजादी के पहले नहीं था, लेकिन हमें पता है भारत गुलाम था, भारत मैं आजाद उसका हुआ। justification- वो इतिहास है। नहीं, ठीक है, जस्टिफिकेशन की बात कैसे आपने कर ठीक है। सकता हूँ? नहीं, जिसका मैं साक्षी नहीं हूँ, मैं यही कह रहा हूँ उसका कि- जस्टिफिकेशन मैं मैं ये कैसे कह कर रहा हूँ कि सकता हूँ? बीजेपी यही हाँ, कार्ड मैंने खेलती है, बोला आप कि उसमें ट्रैप हो जाते उस हैं। टाइम की कार्ड नहीं खेलते, कार्ड नहीं खेलते आप। उस टाइम की वास्तविक जो है, उस टाइम की कि हर एक ने बोला है कि सरदार साहब को प्रधानमंत्री बनाओ, लेकिन बन नहीं पाए। तो कारण तो उनको ही देना है, जवाब भी उनको देना तो है। जैसे हम अडवाणी थोड़ी जी दे पाएंगे। प्रधानमंत्री नहीं बन पाए और मोदी जी बन गए, तो कंपल्सन उस टाइम का जो होता है, उस टाइम का क्या होगा, वो वही गांधी जी और वो बता सकते हैं। उनके भी पीएम वेटिंग थे। पर उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि क्या इसका मतलब है कि सरदार साहब नेहरू जी से भी बड़े थे, क्योंकि नेहरू जी को तो भारत रत्न मिला पर सरदार पटेल को नहीं मिला, तो क्या माने? सरदार थे, महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू जी से बड़े थे, जवाहरलाल उनका नेहरू भी थे, वो भी जिसके देश की आजादी और बलिदान में जिन्होंने हिस्सा दिया। नहीं, उनका बड़ा स्पेसिफिक आंसर नहीं, क्वेश्चन है मैं कि क्या जवाहरलाल नेहरू जी का केस से बड़ा स्टेचर था सरदार साहब का, ये मानते हैं आप? नहीं, स्टेचर सभी इक्विवेलेंट थे। तो फिर उनको भी भारत रत्न मिलना चाहिए था, अगर इक्विवेलेंट हो गए तो। मैंने बोला ना परिस्थिति क्या होगी, हाँ। कैसे नहीं हुआ। हाँ। तो मुझे वो बात की बात। चलिए, ठीक है, चलिए और सवाल। हाँ जी, मेरा पटवा जी से सवाल है,
आपने जो बोला कि बेरोजगारी यहाँ पे ज़्यादा है, सूरत को मिनी भारत बोला जाता है। सूरत को मिनी भारत बोला जाता है। भारत के कोई भी क्षेत्र, कोई भी राज्य से सबसे पहले लोग सोचते हैं कि हम सूरत में जाए, धंधे रोजगार के लिए हम सूरत में जाए। आपके साथ साथ आम आदमी पार्टी भी ये बोलते हैं कि गुजरात के अंदर रोजगार है नहीं। जैसे सौराष्ट्र को आप देख लीजिए, इसके अंदर इतनी सारी फैक्ट्रियाँ है, सब कुछ है। सूरत के अंदर टेक्सटाइल है, तो आप ऐसा कैसे कि गुजरात के अंदर रोजगार है? ओके पटवा जी, आप सवाल का जवाब दें। इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि भाई लोग कहते हैं कि सरकार से सवाल पूछना चाहिए, यहाँ भी विपक्ष के साथ सवाल है, सरकार से भी थोड़ा पूछिएगा सवाल, लेकिन उनका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है यहाँ के कंटेक्स्ट में। अगर पूरे खासतौर से बात गुजरात करते हैं, में 8.4 बेरोजगारी दर है। नहीं, ये पुराना आंकड़ा आप दे रहे हैं। नहीं, सुनो पुराना मेरी आंकड़ा सर, सुनो मेरी बात। 3 पॉइंट समथिंग है, अगर मैं 3.2 3.8 3.2 या 8 होगी जी। 4.5 जीडीपी माइनस में है। 3,56,000 का डेफिसिट है। माइनस हो ही नहीं सकती भाई साहब, आत्मनिर्भर भारत का काम अब मैं अभी आंकड़ा दे सकता हूं आपको, ऑफिशियली आपका ही सरकार का है। तो मैं जो अनएम्प्लॉयमेंट आप की कह रहे हैं गुजरात समस्या, की जीडीपी माइनस में? नहीं, आपने मैं रिकॉल कर, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। ओवरऑल डबल डिजिट में भाई साहब, गुजरात की देश की जीडीपी भी डबल डिजिट देश की में भी माइनस में नहीं है सबसे सर। अधिक है पूरे भारतवर्ष में। नहीं, भारतवर्ष नहीं, दुनिया में अभी दूसरे और पहले नंबर की तरफ जा रही है जीडीपी हमारी सर। भारत की जीडीपी प्रोजेक्शन है 7 पॉइंट का प्रोजेक्शन है, जो दुनिया में प्रोजेक्शन तो था माइनस वाला क्या? नहीं, माइनस वाला जो आंकड़ा आप दे रहे हैं सर, वो 2 साल पुराना आंकड़ा है, आज माइनस में नहीं है। वो तो पूरा विश्व का है, जी, हमारा नहीं है, पूरा विश्व का है जी। वो तो, कोरोना का। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात उन्होंने की, अनएम्प्लॉयमेंट आज नहीं है, बेरोजगारी नहीं, बेरोजगारी है। वो ये कह रहे हैं कि सूरत तो ऐसी जगह है जहां पर जो देश भाई को साहब, रोजगार देती है, वो ये कह रहे हैं। सूरत जो डेवलप हुआ, इंडस्ट्रीज आई कहाँ से? जीआईडीसी थी तब आई। और यहाँ के जो लोग ने स्वयंभू अपनी मेहनत से, जब डायमंड इंडस्ट्रीज और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, जब पहला मार्केट खुला, मोरारजी देसाई तब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इनॉग्रेशन किया था सूरत टेक्सटाइल मार्केट का। तो ये ग्रोथ हुआ, ये ग्रोथ कहाँ से हुआ? आप कह रहे हैं ये ग्रोथ जो है, जीआईडीसी आई, डायमंड इंडस्ट्रीज आई, तो बाहर के लोगों को यहाँ अपॉर्चुनिटी मिली। अपॉर्चुनिटी मिली तो लोग यहाँ आए और रोजगारी मिली। लेकिन मैं आज की बात कर रहा हूँ, वो पुरानी बात हो गई। आज बेरोजगारी का दर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। आज छोटे कारखानेदार और छोटे उद्योगकार आज परेशान हैं। जो बिजनेस भी चलने चाहिए वो आज नहीं चल रहे। आप पूछ लीजिए लोगों में, फील्ड में जाके, टेबल पे आंकड़े रखने से क्या मतलब? जी रिस्पॉन्ड कीजिए। वो कह रहे हैं कि भाई बिजनेस, छोटे बिजनेस जो है वो लोग काम नहीं कर पा रहे। एमएसएमई खत्म हो गया। एमएसएमई खत्म हो गया। आप पूरी बात अलग ट्रैक पे जा रही है। यहाँ सबसे अधिक रोजगारी है, सबसे ज्यादा जीडीपी है, सबसे ज्यादा इंडस्ट्री है। आत्मनिर्भर भारत का अनेक प्रोजेक्ट हमारा हजीरा में, वज्र टैंक बन रही है, वेपन्स बन रहे हैं जो मिलिट्री को चाहिए वो। यहाँ सबसे ज्यादा जो लोग आते हैं भारतवर्ष में, क्यों? क्योंकि जो आते हैं वो भाजपा के शासन में लॉ एंड ऑर्डर, शांति सलामती की वजह से इंडस्ट्री बढ़ी है, ना जीआईडीसी तो एक एकम है। ऐसे तो हजारों जीआईडीसी खोल दिए। मेरी बात सुनो भाई साहब, ये अगर मान लो कि दहेज की बात करो, हजीरा की बात करो, आप कंडला की बात करो, यहाँ जो इंडस्ट्री बढ़ी है, शांति सलामती गुजरात में भाजपा ने दी है। उनके शासन में तो रमखाण थे, उनके शासन में तो कर्फ्यू थे, उनके शासन में तो मारामारी थी, उनके शासन में कोई आना नहीं चाहते थे। क्या बात करते हो आप लोग? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं चाहूंगा कि ऑडियंस भी इस पर रिस्पॉन्ड करे, क्योंकि वो कहते हैं जीआईडीसी, कांग्रेस कहती है कि भाई हमने दिया, लेकिन पूर्णेश जी जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई दरअसल ये जो यहाँ पर जो शांति, लॉ एंड ऑर्डर जो है, क्योंकि बहुत पहले ये ध्यान है कि यहाँ पर यहाँ तो गुजरात में कई तरह के बूटलेकर होते थे, और उसके कारण कानून व्यवस्था की, क्या ये एक इशू है? कानून व्यवस्था यहाँ का एक इशू है क्या? इधर से कोई ऑडियंस अगर इस पर अपनी बात रखना चाहे, जी इधर दीजिए। हाँ जी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर क्या लोगों के लिए इशू है? एक कोई और भी अगर कह रहे हैं, आप नहीं, मैं चाहूंगा कोई और, चलिए आप अपनी बात रख लीजिए, फिर मैं इधर, हाँ इधर भी दीजिएगा। पटवा जी से यही मैं कहूंगा कि बेरोजगार के दर के अंदर जो राजस्थान के अंदर 24% है बेरोजगारी,
जैसे गुजरात के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है 1.6%। आपका बाजू का स्टेट आपकी ही सरकार है, आप खुद कंफर्म कर लीजिए। उसके बाद महिला सुरक्षा के अंदर गुजरात का 1.8% वहां पे होता है, जहां से जो भी आपका स्टेट है राजस्थान उसके 6.4% है, बराबर। और गुजरात सबसे सेफ स्टेट है। क्या लॉ एंड ऑर्डर इशू है यहाँ पे? यहाँ पे कुछ भी नहीं है। औरतें गरबा खेल के या वार त्योहार शादियों में रात को 2-2 बजे अकेली 5-5, 10-10 किलोमीटर दूर से अपने घर को जाती है बेफिक्र होके। ओके आप हाँ जी अपनी बात रखिए प्लीज। मैं यहाँ पुणे जी की बात से सहमत हूँ कि अगर कोई भी बड़ी कंपनी लाखों हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेकर आती है तो वहाँ पे स्टेट में वो स्टेबिलिटी देखती है, लॉ एंड ऑर्डर, सिंगल विंडो क्लियरेंस। बीजेपी की शासन में ये सारी चीज़ें हुई है जिसे कोई मना नहीं कर सकता। और मेरा संजय जी से ही सवाल है कि कल राहुल जी की रैली में जब मेघा पाटकर शामिल हुई तो जो मेघा पाटकर नर्मदा डैम बनाने में सबसे बड़े विरोधी थी, जिसकी मूवमेंट थी, जिसकी वजह से डैम बनने में देरी हुई और सौराष्ट्र और कच्छ के लोगों को पानी नहीं मिला। तो ऐसे लोगों के साथ आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहे हो ऐसा सब होके इनडायरेक्टली? क्या बीजेपी को कौन सपोर्ट? यानी आपने बीजेपी को मुद्दा दे दिया। मैं समझ गया, वो ये कह रहे हैं कि आप लोग सेल्फ गोल कर देते हो। राजनीति में कोई किसी को मुद्दा नहीं देता है। और मेघा पाटकर भारत जोड़ो यात्रा लेके राहुल जी निकले हैं तो कोई भी सोशलिस्ट आके चलते हैं 12-15 किलोमीटर तो वो उसका अलायंस नहीं हो जाता है भाई साहब। और भारत जोड़ो यात्रा में वो भी सोशलिस्ट है, वो भी किसी के लिए लड़ती है, तो वो मुद्दा अलग है नर्मदा का, लेकिन उसके साथ कनेक्ट नहीं किया जाता है। भारत जोड़ो यात्रा जब राहुल जी आज 2000 किलोमीटर लेके निकले, किसके लिए निकले? तो ये उससे अलायंस नहीं हो सकता है भैया। पर सर जब अगर गुजरात में इलेक्शन हो तो अलायंस हो ही सकता है ना। तो उसका मतलब क्या हुआ? नहीं तो वैसे भी कांग्रेस ये इलेक्शन में मुझे बहुत नीरस दिख रही है। जो देखो पब्लिक वो जनता तय करेगी कि नीरसता है या बदलाव करना है, वो आप और मैं तय नहीं कर सकते भाई साहब। वो जनता तय करेगी कि आने वाले दिन में किसको। उन्होंने पटवा जी जो मूल भाव था वो ये था कि भाई आप लोग ना सेल्फ गोल कर लेते हो आप लोग, क्योंकि मेधा पाटकर के ठीक है उनके साथ कोई भी आ सकता है लेकिन राहुल जी के साथ, लेकिन इसी वक्त जो है जब यहाँ चुनाव थे तो मेधा पाटकर जिनको लेकर के गुजरात के मन में ये दर्द है कि उन्होंने हमारा पानी रोकने का काम किया, उनके साथ आप यात्रा कर रहे हैं तो फिर मैसेज क्या जाएगा जनता को? साथ यात्रा नहीं कर रहे, दर्द तो हमको वो तो आपके साथ यात्रा कर रहे हैं। देखो दर्द होना अलग बात है, दर्द हमको भी है, लेकिन यात्रा में सोशलिस्ट कोई जुड़ जाता है और 5-7 किलोमीटर चलता है तो उससे अलायंस नहीं हो जाता और मीडिया उसको हवा बना देती है, तो वो गलत बात है। आजकल यह है कि मीडिया पे चीज मार दो, राहुल जी मेधा पाटकर के साथ घूमे, मीडिया उसकी फोटो दिखा दे तो मीडिया पे आरोप लगा दो। कैसे घूमा? तो और क्या? अरे कैसे घूमा भाई? वो तो चलते हैं तो राहुल जी के साथ। मैं एग्जैक्टली नरेश वारिया जी, क्या आपको लगता है ये इशू है गुजरात में गुजरातियों के मन में? क्या ये बात, क्योंकि क्या आपको लगता है कांग्रेस एक सेल्फ गोल नहीं कर दिया? मेधा पाटकर का राहुल गांधी से मिलना वैसे इश्यू नहीं होना चाहिए, लेकिन गुजरात के लिए इश्यू बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि नर्मदा योजना गुजरात के लोगों की भावना से जुड़ी थी, एक सेंसिटिव इश्यू था। हालांकि मेधा पाटकर ने जो आंदोलन चलाया है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो उससे वो योजना लगाने में देरी हुई। तो गुजरात के लोगों की अभी भी सोच है, जो भी देरी हुई, विलंबित हुआ कार्य, उसमें मेधा की एक भूमिका थी। तो मेधा पाटकर के लिए गुजरातियों के दिल में अच्छी उनकी छवि नहीं है। और जब चुनाव है, उससे पहले भी मेधा तो अभी मिली राहुल गांधी से, उससे पहले बीजेपी ने ये मुद्दा बनाया भी था। भूपेंद्र पटेल खुद बोले थे कि ये केजरीवाल जी है, उनका मेधा के साथ उनको सीएम के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहती है। तो ये मुझे लगता है कि कांग्रेस चाहे पटवा जी उनका बचाव करे, लेकिन जब चुनाव होता है तो आपको कई बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे अभी G20 का समिट होने वाली है अगले साल भारत में दिसंबर में, तो इंडियन गवर्नमेंट एक लोगो रखती है विश्व के सामने, पृथ्वी और नीचे कमल है, स्वाभाविक है।
तो बीजेपी कुछ करती है तो उनका लंबा एक इलेक्शन के लिए प्रपोज के भी एक एजेंडा हो जाता है, वो चाहे हो ना हो वो एजेंडा भी बन जाता है। कहीं ना कहीं कांग्रेस उसमें फंस जाती है। हम बात कोई भी करें यहाँ रोजगार की वो भी, लेकिन जब चुनाव आता है तो भावनात्मक मुद्दे लोग ध्यान में रखते हैं। ओके, मैं इसी पर आता हूँ। आखिरी मेरा सवाल है पूर्णेश मोदी जी, भावनात्मक मुद्दे और जैसा कि पटवा जी ने पहले कि आप लोग पोलराइज करने की कोशिश करते हो, अगर आपने वास्तव में गुजरात में इतना विकास किया, डेवलपमेंट किया है, भावनात्मक मुद्दे क्यों, ध्रुवीकरण करने की कोशिश क्यों? नहीं, मेघा पाटकर जी ने जो मैसेज दिया है दोनों लोग साथ में मिलकर, राहुल जी साथ, ये तो एक बात है। गुजरात को लगता है कि गुजरात के साथ अन्याय हुआ है। 2004 से लेकर 2014 तक केंद्र में बैठी कांग्रेस ने एक अन्याय नहीं किया है, हजारों अन्याय किया है। गुजरातियों के साथ अन्याय हुआ है, गुजरात के साथ अन्याय हुआ है। और जहां जहां आप जाओ, जेएनयू में क्या था, जो लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे उनको भी साथ ले रहे, यहां इनको भी साथ में ले रहे। तो गुजरात को लगता है कि जो जो गुजराती वो गुजरात का विरोध कर रहे उनको ही क्यों साथ में रखते हैं? यही है आप गुजराती अस्मिता का कार्ड खेलते हैं। भावनात्मक मुद्दा यही तो बात कर रहा हूं। अरे भाई, उनको क्या जरूरत थी साथ में ले जाने की, साथ में आने की? वो अंतर रख सकते हैं लेकिन नहीं रखते। वो उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, इसीलिए समस्या हो रही है। और उनके साथ जुड़े हुए तो गुजरात की जनता दोनों को रिजेक्ट कर देगी। कितना बदला गुजरात में, मैं कहना चाहूंगा कि सूरत की बात करें, गुजरात की बात करें, सूरत में हमने मेट्रो ट्रेन की चालू किया है, हम बुलेट ट्रेन में काम पे लगे हैं, हम आउटर रिंग रोड 300 फुट पे काम पे लगे हैं, हम हमारा विश्व बैंक की लोन के आधार पे हम रिवर फ्रंट तापी नदी पे 67 किलोमीटर उनके काम पे लगे हैं। हम लोग यहाँ स्टेडियम प्रमुख स्वामी नाम दिया है, वो स्टेडियम के काम पे लगे हैं। हम लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट के काम पे लगे हुए हैं। हम लोग यहाँ बुलेट ट्रेन के अलावा जो एक्सप्रेसवे है, जो बड़ौदा से मुंबई जा रहा है एक्सप्रेसवे, तो पहला फेज सूरत तक खत्म करने वाला है। यानी जो वैश्विक कक्षा का शहर है वो यहाँ हम बनाने जा रहे हैं। पूरे गुजरात में हमने 1,23,000 किलोमीटर का रोड बनाया है। गुजरात में हमने यात्रा धाम को पवित्र यात्रा धाम मास ट्रांसपोर्टेशन के जुड़े हुए हम 8 जगह पर हेलीपोर्ट बनाने जा रहे हैं। हमारा जो एविएशन है उनमें 17 एयर स्ट्रिप है, उसको डेवलपमेंट करने के लिए जा रहे हैं। हम लोग वहाँ सिग्नेचर ब्रिज बना के द्वारका, बेट द्वारका पे सीधे जाना चाह रहे हैं। हमने पूरे गुजरात की काया पलट कर दी है। कितना बदला नहीं, पूरा बदल गया गुजरात। आपका जो टाइटल है कितना बदला, कितना नहीं, पूरा गुजरात। अगर आप कोई फॉरेन से 20 साल के बाद अगर कोई आदमी वापस आए और गुजरात को देखे तो बोला ये गुजरात विश्व से अधिक बन गया है, ऐसा वो कह सकता हूं मैं। एक उदाहरण और देना चाहता हूं कि हमने जो वासद से तारापुर का जो रोड बना 101 किलोमीटर, सौराष्ट्र के लोग जो आते हैं वो बोलते हैं कि हम लोग फॉरेन में घूम रहे हैं, ऐसी अनुभूति हमको हो रही है। ये हमने बनाया है। चलिए ठीक है, आप जो दावा कर रहे हैं उस पर यहाँ की जनता तालियां बजा रही है, तो मालूम नहीं ये तालियां वोट में कितनी कन्वर्ट होगी, तो वक्त बताएगा कि वास्तव में ये तालियां जो है चुनावी वोट के लिए है, आपके काम को अप्रिशिएट करने के लिए। इसका फैसला जनता करेगी और वक्त आने पर करेगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कितना बदला गुजरात भी है, और साथ साथ हम बात ये भी कर रहे हैं कि दरअसल वीर नर्मद यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, सूरत और दक्षिण गुजरात कितना बदला, उस सब पर बात कर रहे थे। अपने अपने दावे हैं। मैं फिर अंत में यही कहूंगा कि जनता का फैसला डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में अंतिम होता है। और ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ पे कई सारे युवा भी हैं जो वीर नर्मद यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, अपना वोट जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका जो परसेंटेज है ना, वोट परसेंटेज गुजरात का, वो जो है बढ़ना चाहिए। बाकी सब चीजें तो बढ़ रही हैं, लेकिन वोट प्रतिशत भी बढ़ना चाहिए। इसलिए अपना वोट जरूर डालने जाइएगा। जिसको भी डाले वो आपकी इच्छा है, लेकिन अपना वोट जरूर दीजिएगा, क्योंकि डेमोक्रेसी में यही एक मौका है जो आपको हर 5 साल में मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपका, आप सब यहाँ पर आए। जोरदार तालियों के साथ हमारे मेहमानों का स्वागत एक बार फिर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इस पैनल में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी कॉन्क्लेव जारी रहेगा। नमस्कार।